क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका सॉल्यूशन हो गया था। 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। थोड़ा सा अगर असावधानी बरते। आपसे कहा है पूरब से पश्चिम दिशा में विस्तृत एक 10 मीटर लंबा क्षैतिज सीधा तार 0.30 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक से लंबवत 5 मीटर पर सेकंड की चाल से गिर रहा है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन समझना थोड़ा सा। आपके पास कोई एक चालक तार है बेटा, इस तरीके से ये चालक तार हो गया। अब थोड़ा डायरेक्शन देख लेते हैं। कहा है पूरब से पश्चिम दिशा में विस्तृत है, पूरब से उसका फैलाव जो होगा पूरब से पश्चिम की। ठीक है भाई, डायरेक्शन हम लोग कभी भी लेते हैं तो ऐसे ही लेते हैं। ये पूरब हो गया आपका और ये नॉर्थ और साउथ यानी कि उत्तर और ऐसे ही तो लेते हैं मैपिंग करते समय। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये पूरब है और ये पश्चिम, इस तरीके से 10 मीटर लंबा आपका क्या हो गया चालक तार। इसकी जो लंबाई है बेटा वो 10 मीटर है। क्या बात है? ठीक, तो 10 मीटर लंबा तार हो गया, सीधा तार है एकदम, और उसका फैलाव पूरब से पश्चिम है। अब क्या कह रहा है कि सीधा तार कुछ दिया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ में आ रही है? इतना वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, यानी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है बेटा? पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र, जो भू चुंबकत्व था V, उसमें आपको पढ़ाया गया था आउट ऑफ सिलेबस से, फिर भी थोड़ा बहुत तो याद ही होगा। ठीक है ना? कुल मिला के समझिए कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका क्षैतिज घटक लिया जाएगा BH। बात समझ में आ रही? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसकी डायरेक्शन बता रहा है, इसके लंबवत 5 मीटर पर सेकंड की चाल से वो गिर रहा है। जो ये आपका चालक तार है उसके लंबवत होगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक यानी कि वेक्टर BH के लंबवत 5 मीटर पर सेकंड से गिर रहा होगा। अब वैसे तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक किधर से? साउथ से नॉर्थ, वेक्टर VH, इसकी डायरेक्शन ये होता है। सपोज करो अपने कागज पे आपने ऐसे डायरेक्शन बना दिया, किसकी डायरेक्शन है ये? वेक्टर VH। अब इसके डायरेक्शन के लंबवत दिशा में ये गति कर रहा है, जो चालक तार है गिर रहा है। बात समझ में आ रही है? और 5 मीटर पर सेकंड गिर रहे होने का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी की ओर नीचे गिर रहा हो। क्लियर है? तो अब ये जो चालक है चालक तार, वो इधर की ओर ऐसे आपको दर्शाना होगा कि इसका बेग किधर की ओर है, इधर की। नहीं समझ पाए? क्योंकि इसके लंबवत दिशा में गति कर रहा है ना, तो इसको तो आपने इस डायरेक्शन में मान लिया, तो ऐसे ऐसे क्या होंगे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी BH की। अब इसके लंबवत दिशा में चालक को क्या करना है? आपको गिराना है, और कितने चाल से? 5 मीटर पर सेकंड। तो फिगर बढ़िया से समझ में आए इसलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर बदलाव करेंगे, समझना बेटा। और वो बदलाव ये होगा कि ये जो साउथ और नॉर्थ ऐसे है, नीचे से ऊपर की ओर आपने माना है, यहाँ पर ऐसे मान लेना, इधर साउथ है और उधर नॉर्थ। बहुत बढ़िया समझ में आएगा। बात समझ आ रही है? देखो कैसे करना क्या है, बस यहाँ पर आपको मान लेना है कि साउथ है, इस पार क्या है बेटा? साउथ, और उस पार क्या है? नॉर्थ। बात समझ में आ रही? अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन यानी पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है BH का डायरेक्शन आप अंदर की ओर मान सकते हो। साउथ बाहर हो गया, अंदर की ओर क्या है? नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की ओर। ध्यान देना बेटा, तो चुंबकीय क्षेत्र का, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक होगा ये, ऐसे होगा। आप बताओगे यहाँ पर कि ये जो है किसकी डायरेक्शन है? वेक्टर BH किसकी बेटा? और कितना दिया है आपको? 0.30
30 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, फिगर में ही है सब कुछ बेटा, समझना। अच्छा, कह दिया है। और इसके लंबवत, अब आपको समझ में आ रहा होगा। एक पेन और देना बेटा, चलो दोनों दे दो, ठीक है। ये जो डायरेक्शन अभी आप देख रहे थे साउथ से नॉर्थ की ओर, ऊपर की ओर था, इसको हम लोगों ने अब ऐसे कर दिया। बात समझ में आ रही है? यानी जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर VH है, उसका जो क्षैतिज घटक वो बाहर से अंदर की ओर है, और चालक तार आपका ऐसे ही रखा होगा। बात समझ में आ रही है? किधर से किधर की ओर? पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से। और ये नीचे 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गिर रहा है। तो अब इसके लंबवत गिर रहा है कि नहीं? वही वहां पर कह रहा था कि जो चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है से लंबवत 5 मीटर पर सेकंड की चाल से नीचे की ओर गिर रहा है। क्लियर है? यहाँ पे एक चीज आपको और दे दिया, थीटा 90 डिग्री, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर, बेग की दिशा नीचे की ओर, तो उन दोनों के बीच की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? 90 डिग्री। तो दो चीज दिया, एक तो बेग की डायरेक्शन, बेग की डायरेक्शन देखना बेटा यहाँ पर, आप बताओगे ये ठीक है भाई, कितना होगा? वेक्टर भी दिया 5 मीटर पर सेकंड नीचे की ओर, तो बेग की डायरेक्शन नीचे की ओर और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन अंदर की ओर। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा बेटा? 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप बताओगे ये थीटा इज इक्वल टू 90। क्लियर है? और ये है क्या पांडे जी, बताओ थीटा क्या है? इसीलिए कहते हैं पढ़ाया जाए तो यही बात करो, मत बात करो उससे, है ना। इधर देखो थीटा, आप बताओगे वेक्टर V एंड वेक्टर V के बीच का कोण, यानी कि बेग और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण, और ये आपको दे दिया 90 डिग्री, क्योंकि उसने खुद कहा है चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत, है ना, वो 5 मीटर पर सेकंड की चाल से गिर रहा है। फिगर आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? ओके, बस बेटा फिगर आपको बढ़िया से समझ में आए, इसीलिए हम लोग दिशा में जो हम लोग हमेशा मानते आ रहे थे उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किए, बाकी कुछ नहीं। और इसको आप ये हो गया, बस सारे चीज हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। फिगर को थोड़ा छोटा कर रहे हैं बेटा, ये डायरेक्शन यूज करना है। लो क्या आप समझना, सारी चीज आप फिगर से समझ सकते हो। कहा था पूरब से पश्चिम की दिशा में विस्तृत एक 10 मीटर लंबा क्षैतिज सीधा तार। तो देखो पूरब ये हो गया, पश्चिम ये हो गया, पूरब से पश्चिम दिशा में 10 मीटर लंबा सीधा तार 0.30 इंटू 10⁻⁴ वीबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले, इतनी तीव्रता है किसकी? वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की उतनी तीव्रता थी। तो मैंने पृथ्वी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया, उसकी तीव्रता इतने लिखी, और कह रहा है उसके लंबवत 5 मीटर पर सेकंड की चाल से गिर रहा है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन आपने ऐसे किया, साउथ से नॉर्थ की ओर। बात समझ में आ रही है? तो साउथ इधर की ओर है, नॉर्थ उधर की ओर, तो ऐसे आपने कर दिया। अब देखो इसके लंबवत ये चालक तार क्या होगा? 5 मीटर पर सेकंड की 5 मीटर पर सेकंड के वेग से नीचे की ओर गिर रहा होगा। तो इन दोनों के बीच का कोण भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, वो भी लिख दिया। अब आगे क्या कह रहा है? ये 3 चीज दिया है, आपको बताना है। कोई बात नहीं, आप आराम से बता सकते हो। ये नंबर समझना बेटा, क्वेश्चन में कहा है तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान क्या होगा? तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ई आपसे पूछा है। कोई बात नहीं,
यहाँ पे चालक तार में गति के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, गतिक विद्युत वाहक बल लगा दो, E बराबर VL sin थीटा। हम आपको ये बता रहे थे कि ये जो चालक तार है इसमें गति के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, E बराबर VL sin थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करना, हाँ पहले तो लिख लो फार्मूला VL, और साइन थीटा इसलिए नहीं लिख रहे बेटा, क्यों, क्योंकि थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री, और हम सभी जानते हैं इसलिए साइन 90 डिग्री का मान 1। V की वैल्यू कितनी दी गई है, लिखो 0.30 इंटू 10 टू दी पावर -4, और वेग की वैल्यू कितना दिया है बेटा 5 मीटर पर सेकंड। लंबाई कितनी दी गई है, ठीक है, हाँ 3.30 लिखने क्या मतलब है, डायरेक्ट लिखो 0, यही तो दिया है 0.3, फिर 0 लिखने का कोई मतलब, और इसको 5 की यही 15, एक अंक के बाद दशमलव गुणे 10 की घात, यहाँ पर -4 था, यहाँ पर +1 था, आधार समान है, गुणे में घातें जुड़ेगी, जोड़ना तो बड़ी संख्या का चिन्ह -4 में से एक जाएगा, इसका मात्रा क्या होगा बेटा बताओ, बोल लिख देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ओके। बी भी सॉल्व कर सकते हो यहीं पर, है ना, और इसको सॉल्व करने के पास आपके पास कई तरीके हैं। एक तो आपको जब गतिक विद्युत वाहक बल का डेरिवेशन हो रहा था उससे समझाया गया, वहाँ पर आपको समझाया गया कि जो इलेक्ट्रॉन होगा इसमें उस पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन किधर की होगी, और इलेक्ट्रॉन के ठीक विपरीत दिशा में हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर प्रेरित धारा की दिशा मान लेंगे। यही तो हम लोग मानते हैं, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उससे ठीक विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा उत्पन्न होगी उसी की डायरेक्शन में होगी, विपरीत डायरेक्शन में। वहाँ से आप बता सकते हो, क्योंकि आपसे पूछा है विद्युत वाहक बल की दिशा क्या है। और दूसरा तरीका आपके पास है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, उससे भी बता सकते हो। चलो दोनों से बताते हैं, ध्यान देना बेटा। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, चलो भाई फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। उनके दाहिने हाथ का नियम क्या था, यदि हम अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियों को, अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा को इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत, और यदि अंगूठा, ध्यान देना बेटा, अंगूठा चालक के गति की डायरेक्शन में हो, किसकी डायरेक्शन बेटा, चालक की गति की दिशा यानी वेग की डायरेक्शन में, और तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंदर की ओर है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर कर लिए, अंगूठा चालक तार के गति की डायरेक्शन में। तो जो माध्यमा उंगली होगी वो चालक तार में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो चालक तार में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किधर की ओर होगी, पश्चिम से पूरब, यही तो होगा, पश्चिम से पूरब, डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पर। और वही डायरेक्शन क्या हो जाएगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। तो यहाँ पर आप बताओगे पश्चिम से पूर्व की ओर। ये बात आपको समझ में आ गई। एक दूसरा तरीका भी है जो आपको अभी बताया गया। मान लीजिए ये चालक है, ठीक है, ये चालक तार था, इधर क्या था बेटा, पूरब पश्चिम, और इधर क्या था, पूरब, क्लियर है। अब ये नीचे की ओर गिर रहा था, यानी वेग की डायरेक्शन ये। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, उस पर भी वेग की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की। जैसे जैसे चालक तार जाएगा उसी के साथ वो भी तो जाएगा। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन अंदर की ओर, बात समझ में आ रही है, पेन देना बेटा। और इस पर लगने वाले चुंबकीय बल का कैलकुलेशन आप लोग कैसे करते थे, लॉरेंज बल, क्यों, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v, यही तो होता था। अच्छा, पहले वेक्टर पर आप दाहिना हाथ रखते थे, दूसरे वेक्टर की ओर घुमाते थे, अंगूठा बताता था वेक्टर f की डायरेक्शन। तो मान लीजिए वेग की डायरेक्शन किधर की ओर है बेटा, नीचे की ओर, और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन अंदर की ओर है। अच्छा, पहला वेक्टर क्या है, वेग, वेग पर अपना दाहिना हाथ रखिए, इस प्रकार से रखिए कि दूसरे वेक्टर की ओर आपकी उंगलियां मुड़े। अंगूठा किधर की ओर है, इधर की ओर, इधर का मतलब पश्चिम से पूरब की ओर। लेकिन ध्यान दो ये -4 है, क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो ठीक उसके विपरीत डायरेक्शन में, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर लेना। तो इस पर जो बल लग रहा होगा बेटा वो ये,
Fm मैग्नेटिक फोर्स। तो चुंबकीय बल के कारण जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब इधर की ओर आएंगे। बात समझ में आ रही है? इधर की ओर ऐसे इकट्ठा होंगे, नेगेटिव चार्ज। और इधर, और हम सभी जानते हैं धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो अगर वो पूरब से पश्चिम की ओर आ रहा है, कौन? इलेक्ट्रॉन, तो विद्युत धारा की डायरेक्शन क्या होगी? पश्चिम से पूरब। तो वही तो लिखे हो, पश्चिम से पूरब। और यही क्या होगी? प्रेरित विद्युत वाहक बल की डायरेक्शन। कोई डाउट? क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा वही होती है। क्लियर है? ओके। तो ऐसे भी बता सकते थे, अगर ये नियम भूल जाते हो तो उससे बता देना, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज समझना बेटा, सी, और सी को बहुत सावधानी से करना है। क्लियर है ना? इसमें ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, उम्मीद है आप लोग नहीं करोगे। ध्यान देना बेटा, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है। विद्युत धारा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो। पूछा है आपसे बेटा, तार का कौन सा सिरा उच्च विद्युत विभव पर है? पश्चिम वाला कि पूरब वाला? ध्यान देना बेटा, आपके पास चालक तार यही है कि भाई आपका चालक तार हो गया। बातचीत मत करो, घबराने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है ना। चलो, ये आपका कौन सा सिरा है बेटा? पश्चिम। और ये कौन सा है? पूरब। अब बताओ भाई, कौन सा सिरा उच्च विभव पर होगा? लॉजिक बताना होगा। कौन सा बेटा? पश्चिम। हाँ सही, ये आपका हाई पोटेंशियल होगा। और ये, अच्छा कैसे बताए? हाँ, तो विद्युत वाहक बल, अच्छा ठीक है, धारा की जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा है वो पश्चिम से पूरब की ओर है। इधर की ओर बेटा? पूरब की ओर है, यानी इधर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है। तो हम सभी जानते हैं जो धारा होती है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होती है, इसलिए ये हाई पोटेंशियल होगा और ये लो पोटेंशियल होगा। सबसे खराब बात, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा था आप लोग गलती करोगे और कर रहे हो, बढ़िया से कर रहे हो। और सब लोग बोल भले ही नहीं रहे हैं, लेकिन सबके मन में यही जवाब है। बात समझ में आ रही है? अगर किसी के पास कोई और जवाब है तो बताए, बताओ भाई। हाँ, एक के जवाब है, उल्टा बताए दे, उल्टा बताए दे। लॉजिक बताना है मैंने कहा है। बताओ भाई। अच्छा, ये लॉजिक गलत तो हो नहीं सकता जो मैंने आपको पढ़ाया है कि विद्युत धारा हमेशा क्या होती है? हाई पोटेंशियल से। तो फिर ये गलत क्यों हो गया? कॉन्सेप्ट क्यों गलत हो गया? वो इसलिए गलत हो गया कि आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना कहाँ पर है वो आप लोग भूल गए। बात समझ में आ रही है? और ये तब होता है जब हम लोग की प्रैक्टिस होती है बढ़िया से। समझ गए ना? महाभारत के युद्ध सबने देखा होगा। अरे भाई किसने नहीं देखा? मोबाइल टीवी पे सबने देखा। और उसमें आप देखते हैं कि छोटी छोटी बातों के लिए कुछ लोग ब्रह्मास्त्र निकाल लेते हैं। ये नहीं करना है, वो उसका जगह है कब निकालना है। निर्णायक युद्ध करना है, निकालो भाई। छोटा सा कॉन्सेप्ट है तो उसके लिए चाकू निकालो, काम बन जाएगा। ध्यान दो बेटा, कोई बात नहीं, ध्यान दो। लॉजिक देखो क्या होगा आंसर और क्यों होगा, सारी चीजें समझिए। सबसे पहले चीज, आप सभी जान रहे हो इधर की ओर डायरेक्शन क्या है? वेस्ट। और इधर ईस्ट। ये बात तो समझ में आ रही। इसमें जो इलेक्ट्रॉन था आपका, अब चालक तार चूंकि नीचे की ओर गिर रहा था v वेग से, बात समझ में आ रही है। और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या थी? अंदर की ओर। ये किसकी डायरेक्शन थी बेटा? वेक्टर BH की डायरेक्शन अंदर की ओर। तो इस कारण से इस पर जो बल लग रहा था Fm, वो इधर की ओर लग रहा था। मैग्नेटिक फोर्स किधर की ओर बेटा? ईस्ट से वेस्ट। जिस कारण से यहाँ पर माइनस चार्ज इकट्ठे हो रहे थे।
बात समझ में आ रही है? तो वहां पर अपने आप पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा। बात समझ में आ गई? हो गया भाई, ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। बात समझ में आ गई? अच्छा, बैटरी का धनात्मक सिरे को ही तो आप बोलते हो कि हाई पोटेंशियल है, तभी तो उसको धनात्मक सिरा बोलते हो, और जो लो पोटेंशियल पर है उसको ऋणात्मक। यानी कि इसको आपको बैटरी की तरह सपोज करना है। ये चलता फिरता क्या है, बस गतिशील है। बात समझ में आ रही है? और इसके अंदर अपने आप प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, जिसके कारण ये बैटरी या सेल कुल मिला के कह सकते हो विद्युत स्रोत की तरह कार्य करेगा। और उसमें भी हम लोग गलत कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हैं कि विद्युत धारा जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर ट्रेवल करती है। समझना ये है, यहाँ पर मान लीजिए ये छड़ है बैटरी का, एक प्लेट जिसको आप बोलते हो या इलेक्ट्रोड बोलते हो। अच्छा, इसको आपने पॉजिटिव तब लिखा है जब ये हाई पोटेंशियल पर है, और इसको आपने नेगेटिव तब लिखा है जब ये लो पोटेंशियल पर है। ठीक है, अगर इसको हम किसी रेजिस्टेंस से यानी बल्ब से या किसी चीज़ से जोड़ेंगे, बात समझ में आ रही है, तो जो धारा होगी, ठीक बात है भाई, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर ही बहेगी। तो फिर यहाँ कैसे गलत हो गया? गलत जगह पर लगा रहे थे। अभी देखो सेल के भीतर चले जाओ, फिर ये लो पोटेंशियल है ना, फिर इधर से धारा, तो आप अभी इसको सेल के अंदर की तरह सपोज करो। यहाँ पर देखो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जा रही है, तो लो पोटेंशियल ये हो गया, हाई पोटेंशियल ये हो गया। प्रेरित धारा देखो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर सपोज करो बैटरी के अंदर जा रही है। क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट समझ में आया? बट डिफरेंस समझाने के लिए ये क्वेश्चन दिया ही गया है कि बढ़िया से आप समझ पाओ। तो कुल मिला के आपको जवाब क्या देना है? तार का कौन सा सिरा उच्च विद्युत विभव पर है? ईस्ट। पूर्वी सिरा क्या है? हाई पोटेंशियल। यही है बेटा, आपको बता दो कि पूर्वी सिरा किस पर है बेटा? हाई पोटेंशियल पर उच्च विभव। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। बताओ बेटा, कोई डाउट तो नहीं है कि आप लोग बताए थे गलत क्यों हो गया? नहीं ना? चलो क्वेश्चन नंबर 7। किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पियर से 0 एम्पियर तक गिरती है। कोई बात नहीं भाई, कोई वैद्युत परिपथ है, उसमें डेल्टा टी समयांतराल दे दिया आपको 0.1 सेकंड। इसमें पूरा सेकंड लिखना, नहीं तो 15 हो जाए, गड़बड़ हो सकता है ना। में धारा 5 एम्पियर से 0 एम्पियर तक गिरती है, इसका मतलब है धारा का डिफरेंस दे दिया, अंतर कितना कम हुआ है ना, डेल्टा आई निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 एम्पियर माइनस 0 एम्पियर, कुल मिला के कितना मिलेगा? 5। क्लियर है? इतना धारा में परिवर्तन हुआ, कितने समय में हुआ? 0.1 सेकेंड। कोई डाउट तो नहीं है? यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल, आपको एवरेज ईएमएफ दे दिया गया, कितना बेटा? 200 वोल्ट। ठीक है, दे दिया गया। तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। स्वप्रेरकत्व मतलब यल, बात समझ में आ गई? स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं इसका कि L इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। माइनस नहीं लिखेंगे बेटा, बात समझ में आ रही है? हम लोग को आंकिक मान से मतलब है, इतना होता है। तो E की वैल्यू दिया है, डेल्टा आई और डेल्टा टी को डायरेक्ट निकाल लो, ताकि यहाँ पे स्टेप आपका फालतू ना जाए। लिखोगे डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा आई की वैल्यू दे दिया गया कितना? 5, और डेल्टा टी की वैल्यू 0.1। यहाँ पर 0.0 लगा सकते हो, बिना दशमलव की संख्या लिख दो, तो बराबर 50। 50/1 होगा, 1 से भाग करने का कोई मतलब नहीं। 50, इसका मात्रक एम्पियर पर सेकेंड, एम्पियर पर, यानी 1 सेकंड में 50 एम्पियर धारा कम हो रहा है। क्लियर है ना? वो 0.1 सेकंड दिया था, तो उसमें 5 एम्पियर कम हो गया। चलो भाई वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं। ई की वैल्यू कितना है? 200, और डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू 50। 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 को यानी 4 बचेगा। एल की वैल्यू, इसका मात्रक बता बेटा। क्या बात है, हेनरी।
ठीक है ना, आसान था। ऐसे हम लोग 8वां भी देख लेते हैं, ठीक है। 8वां भी आसान है, इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में पूछा है आपसे। इसका सॉल्यूशन देखना बेटा। दिया क्या क्या है देख लो, पास पास रखे कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन प्रेरकत्व। अन्योन प्रेरकत्व को हम लोग यम से लिखते हैं बेटा, है ना। किससे लिखेंगे, एम। कितना दिया है, 1.5 हेनरी। यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड में डेल्टा टी दे दिया, कोई एक कुंडली, दोनों में से कोई एक कुंडली ले लो, उसमें कहा गया है 0.5 सेकंड, ये समय अंतराल हो गया बेटा। इतने समय अंतराल में धारा 0 से 20 एम्पियर परिवर्तित हो, यानी पहले 0 धारा था, अब 20 एम्पियर तक धारा आप बढ़ा दिए। आप लोग बात करने में कभी कुछ भी करो, मुझसे क्या मतलब। डेल्टा आई, डेल्टा आई क्या होगा बेटा, धारा में परिवर्तन। तो 20 में से 0 घटा दो, कितना आया, 20 एम्पियर। बात समझ में आ रही है, चिन्ह लो ही मत किसी में, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 20 एम्पियर हो गया भाई, इतना परिवर्तन हुआ 0.5 सेकेंड में। तो दूसरी कुंडली में फ्लक्स बंधता में कितना परिवर्तन होगा। देखो मैंने कहा था ना, फ्लक्स ग्रंथिका, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, फ्लक्स बंधता भी उसको बोलते हैं, और उस कुंडली से बद्ध कुल फ्लक्स भी उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझना है, शब्द है केवल, इसमें भ्रमित नहीं होना है। कुल मिला के एक कुंडली होगी आपके पास कॉइल फर्स्ट, और दूसरी कुंडली होगी आपके पास कॉइल सेकंड। पहली कुंडली में पहले धारा कितना था, 0, और अब धारा कितना हो गया बेटा, 20 एम्पियर। कितने टाइम में हुआ ये सब, तो आप बताओगे आधा सेकेंड, 0.5 सेकेंड, इतने सेकंड में ये सब हुआ। पहले कुंडली में सब कुछ हो रहा है, और आपसे पूछ रहा है दूसरी कुंडली से बद्ध कुल फ्लक्स में कितना परिवर्तन हुआ, ये बताओ भाई। इससे बद्ध फ्लक्स ग्रंथिकाओं की अगर संख्या पूछी जाए इस कुंडली में C2 में, तो बताओगे सर N2 यही तो होगा। अगर एक एक फेरे से बद्ध फ्लक्स का मान 5 है और फेरों की संख्या N2 है, तो इसमें गुणा करा दिए, N2 क्या हुआ, इससे बद्ध कुल फेरों की संख्या, और इसी को आप बोलते थे फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या या फिर फ्लक्स बंधता। लेकिन ये नहीं पूछा है आपसे इसमें कितना परिवर्तन हुआ, ये पूछा है, क्योंकि पहले तो ये 0 रहा होगा, क्योंकि इसमें कोई धारा ही नहीं परिवर्तित हो रही थी, कोई धारा ही नहीं प्रवाहित हो रहा था, ठीक है ना। बात एक ही है, 0 था तो परिवर्तित भी नहीं हो रहा था, प्रवाहित भी नहीं हो रहा था। अब परिवर्तित हुआ 20 एम्पियर की, तो इससे गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। तो वही आपसे पूछा है कि फ्लक्स में कितना परिवर्तन। तो कुल फ्लक्स, ये सब लिखने से बेहतर है कुल फ्लक्स को आप मान लेना 5E। कितना मान लेना, यही होगा फ्लक्स बंधता। अब इसमें परिवर्तन निकालना है तो डेल्टा लगा दो, पहले कितना था अब कितना है, दोनों का अंतर कर लेंगे, पता चल जाएगा। बात समझ आ रही है। तो ये दूसरी कुंडली से संबंधित पूछा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, पहली कुंडली में नहीं पूछा है, दूसरी कुंडली, डेल्टा 5 ये पूछा। क्लियर है, चलो भाई लिखोगे आप, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो हम लोग बताएंगे, चूंकि m इज इक्वल टू माइनस E अपॉन डेल्टा I1 बाई डेल्टा टी, ये होता है, और ये E2 होगा, पूरा ठीक से लिख दें। जो प्रेरकत्व होता था बेटा, कौन सा प्रेरकत्व, अन्योन प्रेरकत्व, वो बराबर होता था -E2। E2 का मतलब दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल बटे पहली कुंडली में धारा परिवर्तन का दर। पहली कुंडली में देखो डेल्टा I1 अपान डेल्टा टी, ये हम लोग लिखे भाई, इसी पर डिपेंड करेगा वो, उसमें तो कुछ हो नहीं रहा है, फिर इसके बराबर होगा। तो यहाँ से अगर आपको क्या चाहिए, E2 निकाल लो, तो इधर भाग में इधर जाएगा, यानी m इंटू डेल्टा I1 अपान, साइन वाइन नहीं इधर है बेटा। अच्छा, हमको E2 चाहिए ही नहीं कि दूसरी कुंडली में कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इससे हमको मतलब नहीं, कितना फ्लक्स में परिवर्तन हुआ इससे मतलब। तो हम लोग बताएंगे, कोई बात नहीं, फैराडे के
विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से। उन्होंने बताया कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, तो आपने कहा माइनस डेल्टा फाइव वी अपॉन डेल्टा टी। बात समझ में आ रही है। अब n1 का गुणा उसमें आपने करा लिया है, सबको मान लिया है वही, इस पूरे को आपने मान लिया था 5v, क्या मान लिया था, क्लियर है ना। तो n1 का सबका गुणा उसमें हो गया, n लिखने की जरूरत नहीं है, इतना होता है। अब यहाँ से आपको डेल्टा 5v मिल जाएगा, तो E2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा 5v अपॉन डेल्टा, ये दूसरी कुंडली से ही संबंधित है, बराबर। अच्छा m इंटू डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा, भाई डेल्टा टी से डेल्टा टी हटा दो, तो जरूरत ही नहीं है। आपको चाहिए क्या, डेल्टा 5v, इसलिए डेल्टा 5v बराबर कितना बचा, m इंटू डेल्टा आई, m इंटू डेल्टा आई। m की वैल्यू कितनी है 1.5, डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है 20, 15 दूना 30 और एक जीरो, एक अंक के बाद दशमलव, इसलिए डेल्टा 5v इज इक्वल टू 30 वेबर। इतना फ्लक्स बंधता में परिवर्तन होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है, तो इसका सलूशन चैप्टर खत्म।